अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ GTL लिसनर्स। कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और जनाब नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाजिर हूँ। तमाम नए सुनने वालों को चैनल पर खुशामदीद। अगर आप पहली बार चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं या पहले भी सुनते रहते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को विज़िट कीजिए। इसके अलावा एक और चैनल है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे भी विज़िट कीजिए। बहुत सारे अच्छे अच्छे नावल्स जो हैं वो दोनों चैनल पर प्लेलिस्ट की सूरत में मौजूद हैं। आप सुनिए और इंजॉय करें, और अगर चैनल अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बढ़ते हैं नावल की जानिब। इस नावल की फरमाइश हमसे की है किरण ने। नावल का नाम है सारी भूल हमारी थी। मुसन्निफ़ा है राहत जबी और आज आप सुनेंगे इसकी किस्त नंबर 6। नौमान के सामने खाने की ट्रे रखते हुए हमीदा खुद भी बैठ गईं। नौमान ज़रा सा ठिठका और बेदिली से नवाला तोड़ने लगा। आजकल वो हर काम बस ज़रूरतन ही कर रहा था, ख्वाह वो खाना खाना ही क्यों ना हो। तेरी तबीयत ठीक है, ये गालिबन तमहीदी जुमला था। मेरी तबीयत को क्या होना है, पहले जैसा नहीं रहा, चुप चुप रहने लगा है, पहले की तरह गुस्सा भी नहीं करता। गुस्सा? नौमान ने सर उठाकर माँ को देखा। गुस्सा तो बहुत छोटा लफ्ज़ है, मेरे अंदर तो जहन्नम सुलग रहा है। ऐसा लावा पक रहा है कि खुद ही डर जाता हूँ, कहीं ये लावा उबल गया तो इस सारे घर को जलाकर राख ना कर दे। लेकिन दिल तो चाहता है कि कुछ तो ऐसा करूँ कि एक बार सारा घर हिल कर रह जाए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुमने मुझे हिला डाला था। सगी माँ हो मगर सलूक सौतेलों वाला किया। अब क्या सोचने लगा। वो हमीदा की आवाज़ पर चौंका। बिल्ली ने दीवार से छलांग लगाई और करीब आकर म्याऊं करने लगी। नौमान ने हाथ में पकड़ा नवाला देखा और बिल्ली को डाल दिया। लो, अपने मुंह का नवाला क्यों डाल दिया? मुझे तो बचपन से आदत है अपने मुंह का नवाला दूसरों को देने की। याद है बचपन में जब भी मैं कोई अच्छी चीज़ खाने लगता था तो सोबान अपना हिस्सा खाकर मेरा हिस्सा मांगने लगता। हालांकि अम्मा तुमने पहले ही उसे सबसे अच्छा हिस्सा निकाल कर दिया होता था और तुम कहती छोटा भाई है दे दो। वो बिल्ली को खाते देखकर खोए खोए अंदाज में बोलता गया। हाँ तो वो छोटा था और ज़िद्दी भी, बड़े भाई इसी तरह करते हैं। हमीदा ने लापरवाही से सालन पर चकराती मक्खी को उड़ाया। हाँ अम्मा, तुमने सारी ज़िंदगी उसके लिए अच्छा सोचा और मेरे लिए? तुम्हारे नज़दीक उसके दिल की खुशी अहम थी और मेरी बिल्कुल फालतू बेकार। क्या तुम सोबान के साथ वो सब कर सकती हो जो मेरे साथ किया? उससे अरीशा को उसी तरह छीन सकते हो जिस तरह मुझसे आयशा को छीना? वो अब बेहद गौर से हमीदा को देख रहा था। अच्छा, तुझसे एक ज़रूरी बात करनी थी। कहो अम्मा, मैं तो कब का मुंतज़िर हूँ कि तुम मेरे पास कोई ज़रूरी बात करने ही बैठी होगी। नौमान का लहजा गहरे तंज का गुमास था, मगर हमीदा कुछ ना समझ सकी। उन्हें सिर्फ अपने मतलब की बात समझ में आती थी। सोबान बाहर जाना चाहता है, 2 लाख चाहिए। 2 लाख में बाहर चला जाएगा। कुछ रकम उसके दोस्त देंगे, तुझे तो पता है उसके दोस्त अच्छे खासे अमीर घरानों से ताल्लुक़ रखते हैं। थोड़ा बहुत अपनी तनख्वाह से जोड़ रखा है और इसीलिए आज तक घर में एक धेला नहीं दिया। नौमान ने संजीदगी से उनकी बात काटी। बिल्ली अब चारपाई के इर्द गिर्द बेताब म्याऊं म्याऊं कर रही थी। वो तो शुरू ही से ऐसा है, लापरवाह, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाला। और मैंने सारी ज़िंदगी घर वालों के बारे में सोचा, उनकी ख्वाहिशें, फरमाइशें, ज़रूरतें, उसी का सिला भी पा रहा हूँ। वैसे कह रहा है जब बाहर चला गया तो सबसे पहले मेरे लिए सोने की कड़े बनवा कर देगा। हमीदा ने खुश होकर बताया। अच्छा, तू देगा ना 2 लाख? जब मेरा प्राइस बॉन्ड निकलेगा तो दे दूंगा। नौमान ने पानी का गिलास मुंह को लगाया। तूने प्राइस बॉन्ड खरीदा है? कितने का? हमीदा ने नाक पर उंगली रखकर हैरत और इश्तियाक से पूछा। नौमान ने ट्रे से रोटी उठाकर बिल्ली के सामने डाल दी। अब तक हमीदा ने गौर नहीं किया कि नौमान ने खाने में से एक नवाला नहीं लिया था। वो प्राइस बॉन्ड में अटकी थी। उन्हें सोबान के वीज़े की फ़िक्र थी, उन्हें सोने की कड़ों की चाह थी। ये उसकी माँ थी। नौमान अपने अंदर उबलते इश्तियाल पर काबू पाते खड़ा हुआ। तूने बताया नहीं कि? अम्मा, नौमान ने सख्ती से उनकी बात काटी। मैंने सोबान को पढ़ा लिखा दिया, बेहतरीन से बेहतरीन कपड़ा पहनाया, उसकी हर ज़रूरत को पूरा किया। अब वो अपना बोझ खुद उठा सकता है। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुका हूँ। अब मेरे पास उसके लिए एक थैला भी नहीं। समझा देना उसे। वो लंबे लंबे डग भरता बाहर निकल गया। हमीदा हक्का बक्का रह गई। बिल्ली चपट चपट रोटी खा रही थी। तुम्हारे वीज़े का क्या बना? सनिया एहतियात से ड्राइविंग कर रही थी। सोबान साथ वाली सीट पर था। सनिया ने उसे ऑफिस से पिक किया था कि लंच साथ करेंगे। पैसों का बंदोबस्त कर रहा हूँ। सोबान ने उससे कभी कोई बात नहीं छुपाई थी। हो जाएगा।
وہ اپنے پتے احتیاط کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ صوبان اسے اچھا لگتا تھا اور جب پتہ چلا کہ ایک سفید پوش گھرانے سے تعلق رکھتا ہے تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا، بلکہ کام زیادہ آسان ہو گیا۔ میری مدد کی ضرورت ہو تو کہو۔ تمہاری مدد کی ضرورت ہوتی تو تم سے شادی ہی نہ کر لیتا، وہ ہنسا۔ خیر، اب تم نے خود ہی اپنے لیے مشکل رستہ چنا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ یار میں پہلے سے کمیٹڈ ہوں۔ وہ تمہاری کزن جو اپنی مدر کی ڈیتھ کے بعد تمہارے ساتھ رہ رہی ہے، سنیا نے احتیاط سے موڑ کاٹا۔ ہاں، اسے کبھی میرے برابر کھڑا کر کے دیکھنا، وہ تمہیں نظر بھی نہیں آئے گی، وہ اعتماد سے ہنسی۔ صوبان نے گردن گھما کر اسے دیکھا۔ شاید وہ ٹھیک ہی کہتی تھی، وہ عام سے خد و خال کی لڑکی مگر اس کے وجود سے پھوٹتی کرنیں کسی کی بھی آنکھوں کو خیرہ کر سکتی تھیں، اور یہ کرنیں تھیں دولت، سٹیٹس، خاندان اور اعتماد کی۔ ان سب نے مل کر سنیا کی شخصیت کو کیا سے کیا بنا دیا تھا۔ دیکھ لیا، اب اسی نظر سے جا کر اپنی کزن کو بھی دیکھنا، سنیا نے محظوظ سی مسکراہٹ لبوں پر سجاتے ہوئے کہا۔ صوبان سامنے دیکھنے لگا۔ کچن سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ نعمان دانستہ دروازے کے پاس ہی رک گیا۔ آپ نے بھائی سے بات کی؟ صوبان پوچھ رہا تھا۔ ہاں کر لی تھی، صاف جواب دے دیا ہے، کہنے لگا اب میرے پاس ایک دھیلا بھی نہیں، حمیدہ نے بتایا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں واپس کر دوں گا۔ واپس تو تب کرے گا جب وہ دے گا، اس کی تو آنکھیں ہی بدلی ہوئی ہیں۔ اماں یہ کیا بات ہوئی؟ مجھے 1 مہینے کے اندر اندر پیسے ارینج کرنے ہیں ورنہ یہ چانس ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ویزا موجود ہے، صرف پیسے دے کر اٹھانا ہے، وہاں میرے دوست نے میرے لیے جاب بھی دیکھ رکھی ہے۔ وہ جھنجھلایا۔ تو نے ہمیشہ ہتھیلی پر سرسوں جمانی ہوتی ہے، اب میرے پاس کون سا خزانہ دفن ہے جو میں لاکھوں روپے نکال کر تجھے دے دوں؟ حمیدہ تڑک کر بولی۔ اماں سوچ لیں، ایک بار باہر چلا گیا تو سب کچھ بدل دوں گا، یہاں سے اٹھا کر ڈیفینس میں لے جاؤں گا، صرف میرا نہیں پورے گھر کا مستقبل سنور جائے گا۔ تو نکلوا عریشہ سے، لاکھوں روپیہ دبائے بیٹھی ہے۔ لاکھوں؟ سب کچھ تو اس سے نکلوا لیا، اب اس کے پاس رہا کیا ہے؟ مکان۔ مکان؟ ہاں، یہ عادلہ کا گھر کس کی ملکیت ہے؟ عریشہ کی نا، اور اس نے بیاہ کر اسی گھر میں آنا ہے، وہ مکان کا کیا کرے گی؟ حمیدہ نے اطمینان سے کہا۔ وہ مکان دے دے گی۔ زیور نہیں دیا تھا، تو چاہے گا تو مکان بھی دے دے گی، تجھ سے محبت کرتی ہے، مرتی ہے تجھ پر۔ نعمان چونک گیا، زیور والے قصے سے وہ بالکل لا علم تھا۔ دکانیں نعمان نے سنبھال لی، مکان تو لے لے، باقی رہا فرید، وہ تو بچہ ہے، بڑا ہوگا تو دیکھی جائے گی۔ اماں کچھ بھی کریں، 1 ماہ کے اندر اندر مکان بیچ کر مجھے پیسے دیں۔ میں نے نہیں کرنا، تم نے کرنا ہے، مکان کے کاغذات اسی کے پاس ہیں، پیار محبت سے نکلوا لے، کہہ دینا کہ اس کا بھی ویزا لگوانا ہے۔ اچھا۔ نعمان خاموشی سے اندر چلا گیا، اس کے اندر پکنے والا لاوا اب ابلنے کو تیار تھا۔ رات بہت گہری تھی اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور، وہ ایک لفظ نہیں پڑھ پایا تھا۔ سماعتیں تھیں کہ بس بارش کی رمچم سنتی تھیں، لفظ تھے کہ مل کر ایک ہی منظر بناتے تھے۔ وہ بارش میں دھلے ادھ کھلے گلاب جیسی لڑکی، اور پانیوں پر رقصاں سفید کبوتری سے پاؤں۔ یہ مجھے کیا ہوتا جا رہا ہے؟ اس نے کتاب بند کر کے کھلی کھڑکی سے باہر جھانکا۔ گلی میں چاندنی بکھری تھی، بارش، چاندنی، خوشبو۔ اس نے زندگی میں کبھی ان چیزوں کو اتنی شدت سے محسوس نہیں کیا تھا۔ نہیں، ابھی زندگی اتنی سہل نہیں ہوئی کہ وقت کو ان رنگین خوابوں کے سپرد کر دوں۔ اس طرح تو میرا رستہ کھوٹا ہوگا، منزل تک پہنچنے سے پہلے تو ہرگز نہیں۔ اس نے خود ہی اپنا ہاتھ پکڑ کر خود کو سمجھانا چاہا۔ یوں بھی وہ تیری دسترس میں نہیں، وہ اور صوبان۔ لیکن صوبان، وہ بے چین ہو کر کمرے میں چکرانے لگا۔ یہ کن باتوں میں الجھ رہے ہو ابرار؟ یہ تمہاری منزل تو نہیں، بس کرو، یہیں ٹھہر جاؤ۔ وہ ایک طویل سانس لے کر خود کو جبراً کتابوں میں گم کرنے لگا۔ وہ ایک بار بھی گاؤں نہیں گیا تھا، البتہ ماں سے فون پر بات ضرور کرتا۔ جمیلہ نے بتایا تھا کہ بشریٰ کا رشتہ چودھری یاسین کے بیٹے سے طے ہو گیا ہے۔ وہ چاہتی تھی بشریٰ کی شادی پر ابرار گاؤں ضرور آئے۔ جو کچھ بھی ہے، اس کا چچا بالکل اکیلا تھا، بھتیجے کے ہوتے غیر آ کر ہاتھ پٹائیں، یہ جمیلہ کو اچھا نہ لگتا۔ شاید ابرار ماں کے مجبور کرنے پر چلا ہی جاتا، مگر اصغر نے صاف کہہ دیا وہ اس کے گھر میں اب قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ اگر وہ آیا تو اپنی ماں کو بھی ساتھ لے کر جائے گا۔ سو جمیلہ نے ابرار کو منع کر دیا، وہ بیٹے کی مشکلات میں مزید اضافہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں یہاں سے چلا جاؤں گا، یکسوئی نہ پا کر ابرار نے غصے سے سوچا۔ ہاسٹل میں رہ لوں گا یا کوئی فلیٹ شیئر کر لوں گا، مگر یہاں نہیں رہوں گا، اس نے مصمم ارادہ کیا۔ عریشہ نے رات کے کھانے کے برتن دھوتے دھوتے رک کر اپنے ہاتھوں کو دیکھا اور مزمحل سا مسکرا دی۔ بہت پہلے تائی کا کہا جملہ یاد آیا۔ ایسا نہیں کہ حمیدہ اب اس سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر فاطمہ کی شادی کے بعد کاموں کا بوجھ تائی پر آ گیا تھا۔ وہ کام بھی کرتی اور شور بھی مچاتی۔ مریم تو من موجی تھی، دل چاہا تو کام کیا، نہ چاہا تو کان لپیٹ کر کھسک لیتی۔ سو بہت سے کام از خود عریشہ کی ذمہ داری بن گئے۔ حمیدہ آرام سے کہتی،
शादी के बाद भी तो अरीशा ने ही सब कुछ संभालना था। अर्शी, सोबान की आवाज़ पर वो चौंक कर पलटी। अभी तक तुम्हारा काम ख़त्म नहीं हुआ? बस हो गया। उसने जल्दी जल्दी आखिरी 2 कप खंगाल कर रखे और हाथ धोने लगी। कुछ चाहिए? तुम मुझे काम करती बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। सोबान ने पास आकर उसके पानी में भीगे हाथ थाम लिए। तो तुम मुलाजमा रखवा दो। वो हंसी। सोबान का यूं ख्याल करना उसकी रूह तक को सरशार कर देता था। ज़रूर रखवाऊंगा। इतने नर्म हाथ थे, अब देखो कैसे सख्त होते जा रहे हैं। वो धीरे धीरे उसके हाथ से हिलाने लगा। उसके हाथों की ठंडक सोबान के हाथों की गर्मी में तहलील होने लगी। उस नरम गरम हरारत से अरीशा के हाथ ही नहीं, सारा वजूद जलने लगा। अरीशा ने सरासीमगी से सोबान को देखा। वो बहुत गौर से उसे देख रहा था। दोनों के माबैन एक मानी कैसी खामोशी आ खड़ी हुई। सोबान के हाथों में गैर महसूस सा इर्तियाश उतरा। अरीशा का दिल सीने में शोर मचाने लगा। फिर ख्वाहिश सिर्फ हाथों तक महदूद नहीं रही। 2 नामहरमों में तीसरा शैतान होता है। वो जो उसे रोकना चाहती थी टूटकर बिखरने लगी। तभी एक आहट हुई। वो तड़प कर पीछे हुई और खौफजदा नज़रों से सोबान को देखने लगी। उसकी अपनी कैफियत अजीब सी थी, गोया समझ ना पाया हो कि अभी क्या हुआ। अर्शी, उसकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ना थी। चले जाओ। अरीशा को अपनी ही आवाज़ अजनबी लगी। अरीशा, वो एकदम आगे बढ़ा। नहीं, प्लीज़ चले जाओ। वो सिंक से जा लगी। सोबान तेज़ी से बाहर निकल गया। अरीशा का जिस्म हौले हौले लर्जने लगा। उसे रोना आ रहा था, मगर मुंह पर हाथ रखे खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। क्या हुआ? नौमान की आवाज़ पर वो उछल पड़ी और तेज़ी से रुख बदल गई। 1 कप चाय बना दो। कुछ लम्हे इंतज़ार के बाद नौमान ने कहा। अरीशा ने धुली हुई केतली नल के नीचे करके नल खोल दिया। मैंने 1 कप कहा है। नौमान की आवाज़ पर हवासों में आती अरीशा ने केतली को देखा। वो आधी भर गई थी। उसने पानी गिराया। सोबान क्या कह रहा था? केतली छूटकर सिंक पर गिरी। बहुत ज़ोर की आवाज़ आई। कुछ भी नहीं। उसे अपनी पुश्त पर नौमान की चुभती निगाहों का एहसास हो रहा था। चाय बनाकर कमरे में दे जाओ, नौमान कहकर चला गया। अरीशा ने किस तरह चाय बनाई उसे खुद भी खबर ना थी। किचन की लाइट ऑफ करके दरवाज़ा बंद किया। पूरे घर पर हू का आलम था। बरामदे में जलते बल्ब की पीली रोशनी सेहन के अंधेरे को काट रही थी। वो नौमान के कमरे के सामने जा खड़ी हुई। नौमान भाई, चाय ले लें, उसने लड़खड़ाती आवाज़ में कहा। दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ। नौमान की आवाज़ उभरी। कुछ लम्हों पहले गुजरने वाले पल का खौफ था कि अरीशा ने दरवाज़ा बजाकर ट्रे नीचे रख दी। जब तक नौमान ने दरवाज़ा खोला वो भागती हुई अपने कमरे में जा घुसी थी। नौमान ने दरवाज़ा खोलकर इधर उधर देखा, फिर निगाह नीचे गई। उसे तैश आ गया। उसने ठोकर से ट्रे उड़ाई। कप सेहन में जाकर टूटा। चाय बरामदे से सेहन तक नक्शो निगार बनाती चली गई। अच्छी भली उसकी नौकरी है, हज़ारों में तनख्वाह है। अगरचे हमें तो आज तक एक धेला नहीं दिखाया, फिर बाहर जाने की ज़रूरत क्या है? बरकत हुसैन ने एतराज़ किया। बरकत हुसैन, तेरी नीयत तो सारी ज़िंदगी नहीं भरेगी। हमीदा ने माथे पर हाथ मारा। हाँ, तू तो नित नए जोड़े पहन रही है, मुझे दिखाई देता है। नाहंजारों को इतनी फिक्र नहीं कि 2 जोड़े बाप को सिलवा दें। बुलाओ उस लड़की को। मैं कहता हूँ खबरदार जो इन्हें अपना मकान दिया। एक इसी का किराया तो मेरी जेब में जाता है। वो गज़बनाक हुए। ए बरकत हुसैन, चुप, आहिस्ता। क्या हो गया है? अब क्या मोहल्ले वालों को सुनाएगा? हमीदा बौखला गई। नौमान ने एक नज़र दोनों को देखा और अंदर आ गया। अब्बा। हाँ बोल, वो उसी टोन में बोले। अब्बा, मुझे शादी करना है, उसने वाज़े अल्फाज में मुद्दा बयान किया। दोनों ने ठिठक कर नौमान फिर एक दूसरे को देखा। फिर बरकत हुसैन हमीदा पर उलट पड़े। शर्म कर शर्म, बेटे अपने मुंह से कहना शुरू हो गए हैं, तू पड़ी सोती रह। ख्वामखा सो रही हूँ, देख तो रही हूँ लड़कियाँ, वो जिस होकर बोली। लड़कियाँ देखने की क्या ज़रूरत है? नौमान ने तेवरी चढ़ाई। तो फिर? हमीदा का दिल धक से रह गया। इतनी बेइज्जती के बाद भी वो उस्तानी की माँ रिश्ता देने को तैयार है। बड़े ही बेगैरत लोग हैं। हमीदा की सोच की परवाज़ बस यहीं तक थी। जो घर में है उसका क्या अचार डालना है? कई लम्हे वो कुछ बोल ही ना सकी। अरीशा, बरकत हुसैन ने बीवी को देखा। हाँ, क्यों? मगर अरीशा तो, मेरा मतलब है तुमसे छोटी है, वो हकलाईं। बेटे के तेवर ऐसे थे कि सारी उम्र उसको चुटकियों में उड़ाने वाली माँ गड़बड़ा गई। इतनी भी छोटी नहीं है। नौमान इस्तेहज़ाइया अंदाज में हंसा। हमारा ख्याल था कि मुझे शादी उसी से करना है, दिल में कोई और ख्याल है तो भी निकाल दें। वो कतई लहजे में कहकर दूसरे लफ्ज़ों में अपना फ़ैसला सुनाता चला गया। उसके जलते बलते दिल को करार आ गया था। वो अपने खुदगर्ज घर वालों को हिलाना चाहता था और वो उन्हें हिला गया था। अब क्या होगा? तुम तो कह रही थी कि सोबान और अरीशा। हमीदा गुमसुम बैठी थी। इससे तो अच्छा था वो उस्तानी ब्याह लाती, वो कफ़े अफसोस मलती। बात ऐसी थी कि किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती थी। वो नहीं चाहती थी कि दोनों भाई एक दूसरे के मुकाबिल आ खड़े हों। जो कुछ भी करना था खुद उनको ही करना था।
और वो इसी बात का जायज़ा ले रही थीं कि 2 दरियाओं में से वो किस दरिया का रुख मोड़ सकती थीं। कैसा घुनना मीसना निकला मेरे पेट का जना, और मैं ही उसे समझ ना सकी। मुझे लगा वो उस्तानी को पसंद करता है। क्या पता था नाक के नीचे ये कुछ हो रहा है। ख्वामखा उस्तानी की माँ की इतनी बेइज्जती की। हाय अल्लाह, अब क्या करूं? जब मोहल्ले की एक विचोलन के तवस्सुत से एक अच्छा रिश्ता हाथ लगा। बात सुन मरियम। मरियम जो इत्मीनान से बैठी अपनी भवें नोच रही थी, ट्यूज़र और छोटा शीशा छुपाने लगी। नोट्स रटती अरीशा ने भी हम मुड़कर हमीदा को देखा, जो अफ्ताओं खैज़ा अंदर दाखिल हुई थी। क्या है अम्मा? अब करवाना होगा कोई ना कोई काम। हाँ, पहले ही तूने सारे घर का काम अपने कंधों पर उठाया हुआ है, वो चमक कर बोली। क्या बात है? मरियम ने बेजारी से पूछा। शाम को कुछ लोग तुम्हें देखने आ रहे हैं, जो करीमे शरीमे मलनी है मल लो। ख्वामखा ही मरियम तप गई। क्या ख्वामखा? हमीदा ने घूरा। अच्छे लोग हैं, पढ़ा लिखा लड़का, सरकारी मुलाजिम, अपना घर, और तुम्हें क्या चाहिए? बस उसे मना कर दें। हमीदा तो हैरान थी ही, अरीशा भी मरियम का मुंह देखने लगी, जो सूझकर कुप्पा हो गया था। न जाने वो इतना क्यों चिढ़ गई थी। फिर हमीदा को जोश उठा। तेरी जुबान के साथ साथ टांगे भी काट के रख दूंगी, बदजात, मुंह ना मत्था, ये नहीं पसंद वो नहीं पसंद। तो किसी लैंडलॉर्ड की औलाद है। अरे 1000 का नोट देती हूँ, तब जतनों बहानों से कोई एक आध रिश्ता जुड़ने लगता है। उनको भी तू पसंद आ जाए तो गनीमत है। मैंने कहा ना, मुझे नहीं करनी उससे शादी। मरियम चीख उठी। जिससे करनी है उसका नाम बता दे, जो ताक रखा है उसी के साथ तेरा मुंह काला कर दूंगी। अरीशा टुकर टुकर दोनों का मुंह देखने लगी। किन जाहिलों के खानदान में पैदा हो गई। मरियम झटके से उठी और धप धप करती बाहर निकल गई। हमीदा की तोपों का रुख अरीशा की तरफ हो गया। सच सच बता, इसका किसी के साथ आंख मटक्का चल रहा है? नहीं ताई अम्मी, वो बौखला गई। लड़की जब इतनी बदजुबान हो जाए तो समझ लो कोई चक्कर चल रहा है। किसी की शह पर इतना उछल रही है। इतनी सौदाई नहीं हूँ कि इसके तेवर ना पहचान सकूं। इसको कह देना शाम को तैयार होकर मेहमानों के सामने आए, वरना नौमान से कहकर हड्डियां तुड़वा दूंगी। नौमान का नाम लेते उन्होंने ठिठक कर अरीशा का मुंह देखा, फिर सर झटक कर गुस्से से बाहर निकल गई। अरीशा झरझरी लेकर रह गई। उसे अंदाज़ा हो रहा था घर में कुछ हंगामा होने ही वाला है, और अगर मामला नौमान के सामने चला जाता तो उसके गुस्से से सभी वाकिफ थे। वो किताबें छोड़कर मरियम को ढूंढती ऊपर आ गई, जो छत पर टहल टहल कर अपना गुस्सा ठंडा करने की कोशिश कर रही थी। ले आई अम्मा का पैगाम, वो तिल मिलाकर बोली। अरीशा ने मनोअन पैगाम उस तक पहुंचा दिया। जो मर्जी करें, टांगे तुड़वाएं या जान से मारें, शादी यहाँ नहीं करूँगी। उसके लहजे में बगावत ही बगावत थी। तो कहाँ करोगी? अरीशा ने रसानियत से पूछा। मरियम मुतज़ब्ज़ब सी उसे देखने लगी। तुम किसी को पसंद करती हो? हाँ, एक लम्हे के तवक्कुफ़ के बाद मरियम ने जवाब दिया। कौन है? है कोई। वो रुख बदल गई, गोया नाम बताने का इरादा ना था। तो ताई अम्मी को बता दो। कोई फ़ायदा नहीं होगा। गैर ख़ानदान, गैर ज़ात, बेरोज़गार, अम्मा कहाँ मानेंगी? तो फिर मरियम? अरीशा परेशान होकर करीब आई। हम दोनों को थोड़ा वक्त चाहिए। उसे भी जॉब ढूंढनी है, अपने घर वालों को मनाना है, और यहाँ अम्मा है कि हथेली पर सरसों जमाने को तैयार हैं। वो बेबसी से बोली। अरीशा भी सोच में पड़ गई। अच्छा सुनो, अब शाम के लिए और कोई फड्डा नहीं करो, वो किसी नतीजे पर पहुँचते हुए बोली। मगर मैं? इन बातों का भी वक्त नहीं है। तुम मेहमानों से मिल लो, ये भी ज़रूरी नहीं कि वो तुम्हें पसंद कर ही लें। फ़िलहाल ये वक्त टालो, बाद में धीरे धीरे ताई अम्मी को समझा लेंगे। कबाब, समोसे, फ्रूट केक, दही भल्ले, चाय के साथ इतना कुछ ही काफ़ी है। और खाने में? हमीदा की लिस्ट लंबी ही होती जा रही थी। अरीशा ने बेचारगी से उन्हें देखा। खाना अभी रहने दें, बात पक्की हो जाए तो खाने पर बुला लीजिएगा। हाँ, ये भी ठीक है। वैसे मुझे उम्मीद है बात पक्की हो जाएगी। लड़के की यही शर्त है कि लड़की उस्तानी हो। शक्लो सूरत की खैर है, खुद भी बस पूरा सारा है। उन्होंने कहा है लड़की पसंद आ गई तो साथ ही निशानी भी कर जाएंगे। सुगरा ने बड़ी उम्मीद दिलाई है। हमीदा ने विचोलन का नाम लिया। अरीशा हक्का बक्का ताई का मुंह देखती रह गई। मगर मरियम ने ना की तो मैं उसे जहर दे दूंगी। हमीदा के इरादे खतरनाक थे। अरीशा चुपकी हो रही। मरियम जाने और ताई, वो ख्वामखा इस फड्डे में आकर बुरी नहीं बनना चाहती थी। अच्छा, नौमान को फ़ोन कर समोसे तो घर में। उन्होंने अरीशा को देखा, वो मुसमुसी सूरत बनाए उन्हें देखने लगी। चल छोड़, कबाब और दही बड़े घर में बना लेना। उसे कहो केक और समोसे लेता है। ये फातिमा अभी तक नहीं आई, आकर कुछ अपने बाप को समझा देती। वो तो जब बोलने पर आता है तो कबर ही फाड़ता है। अरीशा ने कुछ भी तबसरा किए बगैर नौमान का नंबर मिलाया। अच्छा देख, 2 बोरी चीनी और वो सब्ज़ी इलायची। वो अपने धंधे में उलझा था। नौमान भाई? हाँ बोलो अरीशा। वो शाम को मेहमान आ रहे हैं। उसने ताई का पैगाम मनो अन पहुँचाया। ठीक है, तुमने कुछ मंगवाना है? कोई करीम, परफ्यूम वगैरह? मेहमान मरियम को देखने आ रहे हैं, मुझे नहीं। वो हंसी। हमीदा ने चौंक के अरीशा को देखा और बेचैन होकर टोका।
अब बस भी करो, क्या कहानियाँ सुनाने बैठ गई हो। नौमान भाई, मुझे फातिमा आपी को फ़ोन करना है। उसने जल्दी से लाइन काट दी। अरीशा दही फेंट रही थी जब सुर्ख सूट में खिली खिली सी फातिमा उसके पीछे चली आई। शादी के बाद उसकी शख्सियत ही बदल गई थी। मोहसिन की रिफाकत ने उसकी शख्सियत को बला की जाज़बियत और एतबार बख्शा था। जब से तैयबा जमाल के साथ गई थी, रावी चैन ही चैन लिखता था। जी आपी, मुझे मरियम कुछ खुश नहीं लग रही। वो अभी अभी मरियम से मिलकर आई थी और उलझी हुई थी। अरीशा एक पल को सोच में पड़ गई। उसे फातिमा से ये बात शेयर करनी चाहिए कि नहीं। फिर उसे लगा ये मौका मुनासिब नहीं है, तभी बहाना घड़ दिया। क्यों, लड़के वालों का बार बार देखने आना इतनी भी खुश आइंद बात नहीं। वो तो ठीक है, मगर इसके सिवा और कोई चारा भी तो नहीं है। बात सुन फातिमा। हमीदा अंदर आई। वो मोतिया रंग का नफीस सा सूट पहने उसका पतला सा दुपट्टा संभालने की कोशिश में हलकान हो रही थी। अपनी सास को भी लेती आती। अरे क्यों, आपको तो मेरी सास गवारा ही नहीं होती। फातिमा ने हंसते हुए चोट की। हाँ, पर बातें तो पढ़े लिखों जैसी करती है। अम्मा वो पढ़ी लिखी हैं, फातिमा ने याद करवाया। हाँ वही, मरियम के ससुराल पर अच्छा रोब पड़ता। वो शाम में चक्कर लगाएंगी कह रही थी। अभी तो लड़के वाले देखने आ रहे हैं, इतनी भीड़ लगाना अच्छा नहीं लगता। दोनों बातें करती बाहर निकल गईं। अरीशा मरियम के ससुराल पर ही गौर करती रह गई। तभी इब्रार हाथों में कुछ शापर्स उठाए चला आया। अरीशा ने चौंक कर दुपट्टा सर पर लिया। ये नौमान भाई ने कुछ सामान भिजवाया है। हाँ रख दो। अरीशा ने इशारा किया तो वो शापर्स रखने को झुका और सीधे होते हुए अरीशा को गौर से देखा। बस एक लम्हे का देखना था और वो सीधा हो गया, मगर एक लम्हे में ही उसे अंदाज़ा हो गया कि वो उलझी हुई है। अरीशा ने उसका देखना महसूस किया या नहीं, अलबत्ता उसकी कही बात ज़रूर कानों में गूंज उठी। मर्द और औरत की तन्हाई में तीसरा शैतान होता है। उसने घबराकर इब्रार को देखा। वो दरवाजे पर खड़ा था। कुछ और तो नहीं मंगवाना? नहीं, उसने बिना शापर्स देखे ही कह दिया तो वो खामोशी से पलट गया। अरीशा बेदिली से काम निपटाने लगी। थोड़ी देर तक मेहमान भी आ गए। फातिमा ज़रा देर वहाँ बैठी फिर किचन में आ गई। ये मैं देख लेती हूँ, तुम ज़रा मरियम को देख लो। उसके मूड का कुछ पता नहीं चलता। हालांकि हम जैसे सफ़ेद पोश घरानों की लड़कियों पर ऐसे नखरे कहाँ जचते हैं। मैं देखती हूँ। वो अंदर मरियम के पास चली आई। मरियम तैयार थी, मगर चेहरे के तासुरात सख्त और गुस्सा नाक पर धरा हुआ। अब मूड तो ठीक कर लो। मुझे कौन सा यहाँ शादी करनी है जो हंस हंस कर दिखाऊं? वो तुनक कर बोली। वो तो बात का मसला है, अभी तो वहाँ सब घर वाले मौजूद हैं। अरीशा ने रसानियत से समझाना चाहा तो वो और चिढ़ गई। हाँ, सब मिलकर मेरा तमाशा लगाओ। कोई तमाशा नहीं लग रहा, उठो चाय ले जाओ। उसने हाथ पकड़कर उठाना चाहा। मरियम ने बिदक कर हाथ छुड़ाया। मैं नहीं ले जा रही चाय, वह खुद जा रही हूँ, यही काफ़ी है। तोबा, कितने नखरे करती हो, उठो। वो बादल नखास्ता उठी। दुपट्टा तो सर पर ले लो, वहाँ ताया जी बैठे हैं। गले में डालकर पंखे से ना लटक जाऊँ। उसका मौका बाद में आएगा। अरीशा जिच हो गई थी। मरियम तन फन करती गई, मगर बाप को देखकर दुपट्टा भी सर पर आ गया और भाइयों के लिहाज में मेहमानों से भी तमीज़ से मिल ली। चाय लेकर अरीशा को जाना पड़ा। ये बच्ची भी आपकी है? मेहमान खातून ने दिलचस्पी से शहाबी रंगत वाली अरीशा को देखा। जी, ये मेरी होने वाली बहू है। हमीदा ने किसी खतरे के पेश नज़र फ़ौरन वजाहत की। बड़ी बहू या छोटी बहू? खातून को कुछ ज़्यादा ही कुरेद की आदत लगती थी। नौमान की नज़रें अरीशा की तरफ और अरीशा की सोबान की तरफ उठीं, जबकि ताया ताई एक दूसरे को देखने लगे। फातिमा को खामोशी का यह मुख्तसर सा वक्फा गैर ज़रूरी और बेमानी सा लगा। मरियम, चाय तो दो। उन्होंने मुस्कुराकर सवाल को अनसुना कर दिया। मरियम टस से मस ना हुई, बल्कि अरीशा को टहूके देने लगी। फातिमा और अरीशा ने जल्दी जल्दी चाय सर्व कर दी। चाय खुशगवार माहौल में पी गई। ताया और ताई मुदब्बिर बने बैठे रहे। ज़्यादा गुफ्तगू लड़कों और फातिमा ने की और जाते जाते मरियम की मतवक्का सास ने पर्स से 2000 निकाल कर मरियम की हथेली पर रख दिए। बस बहन, अब हम लोग नहीं, आप लोग आएंगे। मारे खुशी के हमीदा के मुंह से कोई बात नहीं निकली। उन्हें लगा सीने पर धरा आखिरी पहाड़ भी सरक गया है। कमरे में अभी तक महफिल जमी थी। सब लोग मुतमईन से बैठे थे। अरीशा किचन में आकर बाकी बची चीज़ें समेटने लगी। तभी ख्याल आया, मेहमानों के चक्कर में आज दोपहर का खाना गोल हो गया। सब ने चाय के साथ कुछ ना कुछ खा पी लिया था, मगर इब्रार, आज ना जाने कैसे अरीशा को उसका ख्याल आ गया। उसने कुछ चीज़ें ट्रे में रखीं और फरीद के हाथ बैठक में भिजवा दी। इब्रार खुद भी इस इनायत पर हैरान रह गया। किसने भिजवाई हैं? अर्शी बाजी ने। मरियम बाजी का रिश्ता पक्का हो गया है, फरीद ने बताने के साथ साथ इतला दी। अच्छा, फिर तो तुम्हारी मरियम बाजी ब्याह कर चली जाएंगी। अच्छा है ना, जान छूटेगी, हर वक्त डांटती रहती हैं। फरीद मुंह बनाकर बोला। और अर्शी बाजी, वो नहीं डांटती? उसने समोसा उठाते सरसरी अंदाज में पूछा। पहले तो वो बहुत डांटती थीं, मगर जब से चची फोत हुई हैं वो बहुत बदल गई हैं। इब्रार ने हुंकारा भरा। फरीद वापस भाग गया। उसे अपना हिस्सा खाना था। बदल तो वो वाकई गई है। अरीशा, सोबान उसे किचन में देखकर वहीं चला आया। वो उस दिन से सोबान से कतराने लगी थी। अकेले मिलने और अकेले उसके कमरे में जाने से घबराने लगी थी।
कुछ चाहिए? उसने संजीदगी से सोबान को देखा। तुम नाराज़ हो? नहीं, वो सर झुकाकर मिठाई वापस डब्बे में डालने लगी। उस दिन अरीशा ने उसकी बात काट दी। उस दिन एहतियात का दामन मेरे हाथ से भी छूटा था, इसलिए सिर्फ तुम्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकती। अर्शी, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। एक मामूली लग्जिश भी बड़ी तबाही का पेश खैमा हो सकती सोबान, ख़ास तौर पर एक लड़के और लड़की के दरमियान, और इस लग्जिश में नुकसान हमेशा लड़की का होता है। उसने एक हल्की सी निगाह सोबान पर डाली। तुम मुझ पर शक कर रही हो? सोबान के माथे पर शिकन उभरी। मैं तो खुद पर भी शक कर रही हूँ। वो मुज़महल सी हो गई। कितना कमज़ोर नफ्स था मेरा कि एक पल में पिघलती चली गई। तुम खामखा एक छोटी सी बात को बढ़ाकर कहाँ से कहाँ ले जा रही हो। वो झंझला गया। मर्द था, इसलिए अरीशा के महसूसात समझ ही नहीं पा रहा था। उसके नज़दीक ये छोटी सी लग्जिशें ज़िंदगी का हिस्सा थी। सोबान, पता है, ये छोटी छोटी बातें हमारी माएँ हमें बहुत पहले दिन से समझाना शुरू कर देती हैं। अम्मी भी सिखाया करती थी, मगर मैं ऐसी नादान थी कि एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती। मगर कभी कभी आगही का एक छोटा सा पल अक्लो शऊर के सारे दरवाजे खोलता चला जाता है। वो धीमे लहजे में बोलती चली गई। तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगी हो, वाकई उस्तानी बन गई हो। सोबान ने तंज किया था या मजाक उड़ाया था, उसने संभल कर नजरें उठाईं और जोर देकर बोली, अच्छा अब अपना लेक्चर बंद करो। वो सचमुच बोर हो गया। सोबान, अब शादी कर लें? वो जाते जाते रुक गया। अरीशा सब काम छोड़े उसी को देख रही थी। अभी? उसने मजाक में टालना चाहा। जल्द से जल्द। वो संजीदा थी। ओके, सोचती हैं इस बारे में, सोबान ने कहा और चला गया। अरीशा बुझे दिल के साथ चीज़ें समेटने लगी। उसे अभी सोचना था। कुछ मत कहना, खबरदार जो मुझे कुछ समझाने की कोशिश की, वरना मैं कुछ कर बैठूंगी। मरियम पूरे कमरे में चकरा रही थी। 1000 के दोनों नोट बेड पर चुरमुर पड़े थे। मैं ये शादी कभी नहीं करूंगी। अभी कौन सा शादी हो रही है? अरीशा ने उकताकर मरियम को देखा। जिस तरह पकड़कर ये रिश्ता तय हुआ है, इसी तरह शादी भी कर देंगे। अरीशा को महसूस हुआ वो खौफजदा है, डरी हुई है। अपनी झंझलाहट में उस डर को छुपाने की कोशिश कर रही है। मरियम, वो अच्छे लोग हैं। मरियम रुककर अरीशा को देखने लगी और अजीब से लहजे में बोली, अर्शी, तुम तो मोहब्बत करती हो, फिर ये कैसे कह सकती हो? वो अच्छे होंगे, मगर वो फ़ाहद तो नहीं है। फ़ाहद? अरीशा बुरी तरह चौंकी। तुम्हारा मतलब है? हाँ, मेरा वही मतलब है। वो चीख उठी। चिल्लाओ मत, अरीशा ने नागवारी से टोका। मेरी आंखों के सामने ये खेल होता रहा और मुझे ही खबर नहीं। अब पता चला वो सारी चैमगोइयाँ तुम दोनों के मुतालिक थीं। कैसा खेल? हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, साथ जीने मरने की कस्में खाई हैं, और तुम इसे खेल कह रही हो? मरियम उसी पर उलट पड़ी। अच्छा ठीक है, अगर तुम दोनों एक दूसरे से इतनी मोहब्बत करते हो, साथ जीने मरने की कस्में खा चुके हो, तो फ़ाहद से कहो अपने घर वालों को भेजें ताकि बात कुछ आगे बढ़े। अरीशा ने नरम लहजे में कहा। कैसे भेज दे? अभी उसके पास कोई जॉब नहीं है। अभी तो उसके घर वाले भी नहीं मान रहे। वो थक कर बेड पर बैठी। तो फिर? अरीशा ने परेशान होकर उसे देखा। फिर ये कि मैं जहर खा लूँगी, और ये, उसने झपट कर रुपये उठाए और दरवाजे की तरफ दे मारे। ये जाकर उन्हें वापस कर दो। नोट उड़ते हुए हमीदा के कदमों में गिरे। अरीशा की जान हवा हो गई। हमीदा ने गज़बनाक निगाहों से मरियम को देखा, चील की तरह झपटी और मरियम को बालों से पकड़ लिया। तू क्या जहर खाएगी? मैं दूंगी तुझे जहर। बता कौन है वो जिसके लिए ये सब कर रही है? किसने सब स्पार्क दिखाए हैं? उन्होंने मरियम के मुंह पर कई थप्पड़ खींच मारे। अरीशा ने होश में आते भागकर मरियम को पकड़ा। खुदा के लिए ताई अम्मी छोड़ दें, कोई भी नहीं है, मैं सच कहती हूँ, वो मान जाएगी। किन दिक्कतों से हमीदा के भारी भरकम वजूद को पीछे किया। आज के बाद इसका घर से निकलना बंद, कॉलेज जाना बंद, और अगर इसने एक लफ्ज़ भी मुंह से निकाला तो याद रखना, मैं अपने हाथों से इसे जहर पिलाऊंगी। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। ये 2 आफतें मेरे सर पर खड़ी हैं, कैसे निपटूं? वो दोनों हाथ मसलते परेशानी से कह रही थी। फातिमा तो मुंह से एक लफ्ज़ ना निकाल सकी, बस हैरत से माँ को देखती रह गई थी। अम्मा, अब क्या होगा? मरियम तो लड़की है, कुछ मार पीट करके मना ही लूँगी, पर समझ में नहीं आता नौमान का क्या करूँ। उसे बैठे बिठाए कहाँ से अरीशा का ख्याल आ गया। आपने नौमान को बताना था कि अरीशा और सोबान, उसके तेवर ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ कर बैठेगा। बड़ा अजीब अंदाज था उसका। तूने देखा नहीं, पहली बार मुझे उससे डर लगा। वो वाकई नौमान के रवैये से खाइफ हो गई थी। नौमान ने अगर चाहा था कि वो इंतकामन सबको हिला दे तो उसने हिला दिया था। तो क्या करेंगी? कुछ ना कुछ तो करूँगी। तुम लोगों की तरह हाथ पर हाथ रख कर तो नहीं बैठूंगी, पागलों की तरह मेरी शक्ल देखने लगती हैं। फातिमा शर्मिंदा सी हो गई, फिर आहिस्तगी से बोली, फुप्पो आज शायद बात करें। तुम्हारी सास को बड़ा शौक होता है हमारे मामलात में टांग अड़ाने का। वो बात करेगी तो मैं जवाब भी दे दूंगी, और जो भी जवाब दूँ तुमने कुछ नहीं बोलना। समझ में आई बात? इस जुमे को तुम्हारा और अरीशा का निकाह है।
वो बात करते हुए बहुत गौर से सोबान का चेहरा देख रही थी। क्या कह रही हैं अम्मा? सोबान हैरत से उन्हें देखने लगा। कान बंद हैं, उन्होंने जानबूझकर रुखाई से कहा। मैं किन चक्रों में फिर रहा हूँ, आपको शादी की पड़ गई है। उसने चिंचलाकर चमचा प्लेट में पटका। सारी खीर का मज़ा ख़राब हो गया था। शादी नहीं करनी? वो नौमान को टटोल चुकी थी, अब सोबान को देखना चाहती थी। अभी कल रात उनकी नौमान से बात हुई थी। उसने साफ कह दिया उसकी अरीशा से शादी ना हुई तो वो घर छोड़ जाएगा, और नौमान का घर छोड़ना वो अफोर्ड ही नहीं कर सकती थी। करनी है मगर अभी नहीं। मैं बाहर चला गया तो 4-5 साल से पहले वापस नहीं आ सकता हूँ। ऐसे में उसे कैसे यहाँ निकाह करके छोड़ जाऊँ? और तुम्हें लगता है कि मैं उसे 5 साल तक तुम्हारे इंतज़ार में बिठाए रखूँगी? वो चमक कर बोली। सोबान ने उलझकर माँ को देखा। अब बोल, उन्हें अपनी पसंद का पता मिल गया था। अम्मा, अरीशा मुझे अच्छी लगती है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन अभी ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। और इतने साल में उस यतीम को लारे पे बिठाए रखूँ? क्यों? आपने तो मुझे उलझन में डाल दिया है। तो उससे प्यार करता है? हाँ। वो बड़ी सोचती हुई हाँ थी। कितना? अब ये कैसे बताऊँ? उसके लिए जान दे सकता है। अम्मा, वो हैरान हुआ। बता, उन्होंने इसरार किया। आजकल कौन किसी के लिए जान देता है? उसकी खातिर बाहर जाना छोड़ सकता है? हमीदा ने हाथ उठाकर हतमी अंदाज से पूछा। मैं किसी की भी खातिर अपना मुस्तकबिल दाव पर नहीं लगा सकता। ज़रा रुककर उसने साफ लहजे में कह दिया। बस फिर, मारे खुशी के हमीदा ने अपने हाथ पर दूसरा हाथ मारा। अरीशा को छोड़ दे। जी? देख सोबान, तू पढ़ा लिखा है, खुश शक्ल है, तुझे बड़ी से बड़ी नौकरी मिल जाएगी। बाहर जाकर किसी अमीर घराने में ब्याह कर लेना। सच्ची, खुद जितनी मर्जी टकरे मारे, ससुराल भारी मिल गई तो यूं पकड़कर आसमान तक ले जाएगी। अरीशा के पास क्या है? 10-15 हज़ार पर मामूली सी उस्तानी। शक्लो सूरत भी बस गवारा है। 2-4 बच्चे हो गए तो साजदा बानो जैसी लगने लगेगी। तू तो शहजादा है और तेरे लिए तो शहजादी होनी चाहिए। उन्होंने खुद ही सोबान और अरीशा को एक दूसरे की तरफ मतवज्जा किया था। अब खुद ही अपनी गलती को सुधारना चाह रही थी। क्या बात कर रही हैं अम्मी? आप जानती हैं कि मैं और अरीशा? वो हैरत के समंदर में गोते खा रहा था। क्या? हमने कौन सा तुम दोनों की मंगनी की थी? लेकिन आपने हमेशा कहा कि मेरी शादी अर्शी से होगी। वो भी यही सपने देख रही है। अब यूँ अचानक फिर कैसे? या उसके सपने बचा ले या अपने? वो ताव खाकर उठी। अच्छी तरह सोच ले सोबान, अगर अरीशा से शादी करना है तो बाहर जाने का ख्याल दिल से निकाल दे। वो गुस्से से कहकर चली गई। सोबान सर पकड़कर बैठ गया। अरीशा मरियम की वजह से खुद भी कई दिन कॉलेज नहीं गई। पुप्पो की तबीयत ठीक ना थी, वो आ ना सकी। मोहसिन आकर फातिमा को ले गया। चौथे दिन वो कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रही थी जब मरियम उसके करीब आ खड़ी हुई। अरीशा शर्मिंदा सी हो गई। सॉरी मरियम, मगर मैं। कोई बात नहीं अर्शी, मेरी खातिर तुम क्यों अपना मुस्तकबिल तबाह करो? मेरा एक काम करोगी? हाँ कहो। अरीशा जानती थी वो इस वक्त अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन दौर से गुजर रही है। तभी मोहब्बत से बोली, ये फ़हद को दे देना। उसने एक सफ़ेद लिफाफा उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं, मैं ये नहीं दे सकती। अरीशा बिदक कर पीछे हुई। क्यों अर्शी? मरियम, ये ठीक नहीं है। क्यों? मैं सिर्फ एक आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ। शायद फ़हद अपने वालिदैन को ही ले आए। प्लीज़ अर्शी, हमें ज़िंदगी भर ये पछतावा तो ना हो कि हमने कोशिश ही नहीं की। अरीशा मतज़ब्ज़ब सी उसे देखने लगी। तुम तो खुद मोहब्बत करती हो अर्शी, तुम भी मेरा दर्द ना समझोगी। मरियम ने ऐसे लहजे में कहा कि अरीशा पिघल गई। अगर कोई इसी तरह सोबान को उससे अलग करने की कोशिश करे तो उसका क्या हाल हो। ठीक है, मगर तुम्हें भी एक वादा करना होगा। उसने लिफाफा थाम लिया। मैं वादा करती हूँ, वो बउजलत बोली। सुन तो लो। अरीशा उसकी बेताबी पर मुस्कुराई। अगर फ़हद अपने वालिदैन को ना ला सका तो तुम कोई ऐसा वैसा कदम नहीं उठाओगी, खामोशी से शादी कर लोगी। जाहिर है उसके बाद मेरे पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं रहेगा, मरियम ने आहिस्तगी से कहा और जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। अरीशा ने एहतियात से वो लिफाफा अपने बैग में संभाल लिया। उसे लिफाफा देने के लिए ज़्यादा तरद्दुद नहीं करना पड़ा। फ़हद गेट के आसपास ही चकरा रहा था। उसे देखते ही बेताबी से उसके पास आया। मरियम, वो कहते कहते रुका। आप लोग इतने दिनों से कॉलेज क्यों नहीं आ रही? अरीशा ने उसे गौर से देखा और बैग से लिफाफा निकालकर उसे थमा दिया। ये मरियम ने दिया है। लिफाफा देकर वो रुकी नहीं, तेज़ी से क्लासरूम की तरफ चली गई। सारा दिन उसकी टटोलती निगाहें फ़हद के ताक़ुब में रहीं। वो कुछ चुप और बेचैन लग रहा था। लड़के बार बार उसे छेड़ रहे थे और क्यों छेड़ रहे थे अरीशा अच्छी तरह समझ रही थी। एक दो ने पास आकर मरियम के ना आने की वजह भी पूछी। अरीशा ने बुखार का बहाना कर दिया। छुट्टी के वक्त जब वो किताबें समेट रही थी, फ़हद ने ऐसा ही एक लिफाफा चुपके से उसकी किताबों में रख दिया था। अगला दिन छुट्टी का था। अरीशा ने मशीन लगा ली। सारे घर के कपड़े एक तरफ और नौमान के काटन के सूट एक तरफ, जिन्हें धोकर कल्फ लगाना पड़ती थी। अरीशा को यही काम सबसे बुरा लगता था।
वो कपड़े धो रही है तो तू उठकर हंडिया बना ले, क्या माजूरों की तरह पलंग तोड़ रही है? अरीशा तेरे बाप की नौकर लगी है? हमीदा ने मरियम को लताड़ा। आजकल सारा नस्ला उसी पर तो गिरता था। वो बगैर कोई जवाब दिए बावर्ची खाने में चली गई। अरीशा जानती थी ये सारा एजाज उसी खत का है जो फाहद ने दिया। तभी सोबान अंदर आया। अरीशा सामने ही बाल्टी में कपड़े निचोड़ रही थी। बालों को कसकर कैचर में जकड़ा था। भीगा मलगजा लिबास। जब तक आदिला जिंदा थी वो अच्छे कपड़ों में तितली की तरह उसके गिर्द मंडलाती थी, मगर अब गुजरते वक्त ने उसकी तबीयत में संजीदगी और ठहराव पैदा कर दिया था। मिजाज में एहतियात का अंसर बढ़ गया था और अब उस आम से हुलिये और आम से लिबास में वो कितनी आम और बेरंग सी नज़र आती थी। उसे कभी मेरे बराबर खड़ा करके देखा, वो तुम्हें नज़र भी नहीं आएगी। उसे सनिया की बात याद आई। अरीशा के पास क्या है? 10-15 हज़ार पर मामूली सी उस्तानी बनेगी। शक्लो सूरत भी बस गवारा ही है। 2-4 बच्चे हो गए तो साजदा बानो आपा जैसी लगने लगेगी। सोबान ने उसे फिर से गौर से देखा। वो कम उम्र थी, उससे मोहब्बत करती थी, आगे पीछे फिरती थी। सोबान का मतवज्जा होना फितरी अमल था, मगर अब वो तसव्वुर ही तसव्वुर में उसका मुस्तकबिल देखकर बिदक रहा था। 2-4 बच्चों में घिरी गवर्नमेंट स्कूल की भारी भरकम उस्तानी। मोहब्बत तो शायद थी ही नहीं और वक्ती कशिश पर लगाकर उड़ गई। अरीशा की निगाह सोबान पर पड़ी। तुम कब आए? अभी। वो आगे बढ़ा। खाना लाऊं? वो नल के नीचे हाथ धोने लगी। नहीं। सोबान ने उसे आखिरी बार गौर से देखा। ऐसे क्या देख रहे हो? वो झिझकी। क्या ये लड़की इस काबिल है कि मैं इसकी खातिर अपने ख्वाबों से दस्तबरदार हो जाऊं? सोबान ने खुद से सवाल किया। नहीं, हरगिज़ नहीं। ये आम सी लड़की मेरे ख्वाबों की राह में रुकावट नहीं बन सकती। फैसला हो गया था और उसे ये फैसला करने में एक पल लगा था कि ज़िंदगी की तरजीहात बिल्कुल वाज़ेह थीं, जिनमें अरीशा बिल्कुल आखिरी नंबर पर आती थी। वो तेज़ी से बगैर जवाब दिए सीढ़ियाँ चढ़ आया। अरीशा नल बंद करना भूल गई। वो बेहद हैरत से उसे ऊपर जाता देख रही थी। अरीशा कमरे में आई तो मरियम फ़हद का ख़त खोले बैठी थी और न जाने कितनी बार वो ये काम कर चुकी थी। क्या लिखा है? मरियम चौंकी। फ़हद ने क्या लिखा है? अपने बिस्तर पर बैठते हुए अरीशा ने दोबारा पूछा। वही जो तुमने कहा था। उसने ख़त मोड़कर किताब में रखा। मतलब? उसके वालिदैन नहीं मान रहे। वो चाहता है मैं घर वालों की मर्ज़ी से शादी कर लूँ। अच्छा? अरीशा ने बेयकीनी से उसे देखा, फिर सोचते हुए बोली, चलो ये भी अच्छा हुआ कि उसने तुम्हें धोखे में रखने के बजाय साफ साफ बात कर दी। अब तुमने क्या सोचा है? मैंने क्या सोचना है जब सब कुछ ख़त्म ही हो गया। वो लेट गई। अरीशा को हैरत हुई। वो कितनी आसानी से इस हकीकत को तस्लीम कर गई। या वो बहुत ज़्यादा मजबूत थी, या उसे फ़हद से मोहब्बत ही नहीं थी, सिर्फ वक्ती कशिश थी, क्योंकि अरीशा को उसके चेहरे पर ना तो मलाल के रंग नजर आए, ना खो देने का दुख। सुनो, तुमने अम्मा को तो इस बारे में कुछ नहीं बताया? कुछ देर बाद मरियम ने पूछा। नहीं, और शुक्र करो उस दिन ताई ने बुरी बात नहीं सुनी थी। तब तो अम्मा से माफ़ी मिल सकती है। वो छत को घूरते हुए बड़बड़ाई। तुम उनसे माफ़ी मांगोगी? अरीशा को खुशगवार हैरत हुई। मरियम के माफ़ी मांगने का मतलब था इतने दिनों की छाई टेंशन का खात्मा। गलती की है तो माफ़ी भी मुझे ही मांगना होगी, मरियम ने सपाट लहजे में कहा। हाँ, इस तरह तुम कॉलेज भी जा सकोगी। तुम्हारे बगैर बिल्कुल दिल नहीं लगता मरियम, अरीशा ने कहा। अरीशा तुम बहुत अच्छी हो। मरियम ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। अच्छा, हालांकि तुम हमेशा मुझसे जेलस होती रही हो। वो हंसी। लेकिन हम इतने अच्छे नहीं हैं। मरियम संजीदा थी। मतलब? पता चल जाएगा। वो कुछ दिन घर में रही थी तो अंदाज़ा हो गया था कि घर में क्या खिचड़ी पक रही है। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि हम सब अपनी अपनी गर्ज के बंदे हैं। दूसरों के एहसासात और जज्बात की अहमियत हमारे नज़दीक हमारी ख्वाहिशों से ज़्यादा नहीं होती। मरियम ने पहली बार अरीशा के लिए बेहद हसास होकर सोचा था। शायद ये दिल पर लगी चोट का असर था। पता नहीं तुम क्या कह रही हो। मुझे नींद आ रही है। वो थकी हुई थी, सो लेट गई। अच्छी बात है, ये चंद रातों की नींद गनीमत समझो, मरियम हौले से बड़बड़ाई। सुबह उठते ही मरियम ने हमीदा के पाँव पकड़ लिए थे और इतना बिलक बिलक कर रोई कि अरीशा तो अरीशा, हमीदा भी हैरान रह गई। मरियम का ये रूप उन दोनों के लिए नया था। अम्मा मुझे माफ़ कर दे, मैं भटक गई थी, जज्बाती हो गई थी। पहले ये बता, ये किसकी शह थी? कसम खुदा की किसी की नहीं, बस मैं किसी अमीर घर में शादी करना चाहती थी इसलिए। अरीशा कांप कर रह गई। उसने किस धड़ल्ले से रब की झूठी कसम खाई थी। ठीक है, पर याद रख मरियम, आइंदा ऐसा कोई खड़ा किया तो मैं जहर खा लूँगी। अरीशा ने दहल कर हमीदा को देखा। नज़रों में आदिला का चेहरा घूम गया। नहीं अम्मा, अब नहीं करूँगी। उसने कान पकड़ लिए। ताई अम्मी अब इसे कॉलेज जाने की भी इजाज़त दे दें, अरीशा ने सिफारिश की। कॉलेज तो भेजना ही पड़ेगा। ठीक है, पर ध्यान से। वो बड़ी मुश्किलों से मानी थी। दिल मुतमईन तो ना था, मगर कोई वाज़ेह वजह भी सामने ना थी, इसलिए इजाज़त दे दी। सुबह वह दोनों कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई। अरीशा ने देखा वो बिल्कुल सादा से अंदाज में तैयार हुई थी। मरियम,
वो बैग में किताबें रख रही थी। माँओं के दिल बहुत नाजुक होते हैं, कभी कभी बेटियों की मामूली सी गलती पर धड़कना भी छोड़ देते हैं। मरियम ने हाथ रोककर उसे देखा। वहाँ फहद भी होगा, सो बी केयरफुल। तुम फिक्र ना करो, वो सुकून से मुस्कुराई। और कॉलेज में अरीशा ने देखा वो दोनों एक दूसरे से यकसर अनजान बने बैठे थे, गोया दोनों ही यह हकीकत तस्लीम कर चुके थे। अरीशा मुतमईन हो गई। वो किचन में हंडिया भून रही थी जब नोमान ने एक काला शापर लाकर उसके पास रखा। अरीशा यही समझी कि कुछ खाने की चीज़ होगी, वो अक्सर सब घर वालों के लिए कुछ ना कुछ लाता ही रहता था। आज क्या ले आए नोमान भाई? तुम्हारे लिए कुछ चीज़ें हैं। मेरे लिए? उसने मुड़कर शापर देखा। हाँ, मरियम तो अक्सर ही कुछ ना कुछ मंगवाती रहती है, मगर तुमने कभी फरमाइश नहीं की। वो वहीं खड़ा था। अरीशा ने कुछ उलझकर शापर खोला। शैम्पू, क्लिनजिंग मिल्क, लिपस्टिक और एक अदद घड़ी। मुझे लगा लड़कियों को इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत होती है। मुझे कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी। उसकी छठी हिस्स ने अलार्म दिया था। वो मुड़कर आंच तेज़ करके हंडिया भूनने लगी। अगर होती तो कह देती। तभी सोबान अंदर आया। नोमान उसे देखकर मुस्कुराया। किसी और चीज़ की ज़रूरत हुई तो बता देना, और ये चीज़ें समेटो, तोहफ़ों की नाकदरी नहीं करते। जी मैं समेट लूँगी, शुक्रिया। वो सोबान की आमद से बेखबर थी। घड़ी तो अच्छी लगी, वो ख्वामखा बात को तूल दे रहा था। जी बहुत अच्छी है। अरीशा ने टाला तो नोमान मुस्कुराकर बाहर निकल गया। सोबान ने एक नज़र अरीशा को देखा और फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकालने लगा। उसे खुद अपनी कैफियत समझ में ना आई। अगर वो खुद ही अरीशा से दस्तबरदार होने को तैयार था तो फिर ये जलन कैसी? फ्रिज की आवाज़ पर अरीशा मुड़ी। ओह, तुम हो? यह सिलसिला कब से चल रहा है? उसने मुंह से बोतल हटाई। कौन सा? अरीशा ने हंडिया में पानी का छींटा दिया। यही तहाइफ वाला। अरीशा को ज़बान का लहजा अजीब सा लगा। ये तो नोमान भाई खुद ही। मैं इतना भी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि सारा खेल समझ ना सकूँ, वो गुर्राया। तुम कहना क्या चाहते हो? अरीशा पूरी की पूरी उसकी सिमत मुड़ी। यही के तोहफे उससे वसूल करती और बेवकूफ़ मुझे बना रही हो। अरीशा के कदमों तले से ज़मीन निकल गई। सोबान? अरीशा के सिर्फ लब हिले थे, अल्फाज अंदर ही कहीं गंग हो गए। सोबान ने बोतल स्लेब पर पटकी और खूंखार नज़रों से उसे देखा। इतनी अपनायत, इतनी मोहब्बत। सोबान, खुदा के लिए बस करो। अरीशा हैरानी से निकलकर दुख की अथाह गहराइयों में डूब गई। तुम बस करो अरीशा, और हो सके तो थोड़ी सी शर्म भी। वो एक मलामती निगाह डालकर बाहर निकल गया। अरीशा एकदम होश में आकर पीछे लपकी और बरामदे में उसका बाजू पकड़ कर रोका। अभी तुमने क्या बकवास की? मेरा बाजू छोड़ो। क्यों छोड़ूं? तुम्हारा जो दिल में है कहकर चलते बनो और मैं तुमसे पूछूं भी नहीं। तमाशा मत बनाओ। सोबान ने दांत पीसे। तमाशा तो तुम बना रहे हो। तुम्हें इतनी घटिया बात करते हुए शर्म नहीं आई? वो फट पड़ी। मेरी बात घटिया है और जो कुछ तुम कर रही हो? मैंने क्या किया है सोबान? वो रुहासी हो गई। खुद से पूछो। वो बाजू छुड़ाकर चला गया। अरीशा खाली हाथ उसे देखती रह गई और वॉशरूम से निकलता तौलिए से सर रगड़ता इब्रार अरीशा को। अरीशा की निगाह इब्रार पर पड़ी तो एहसास तौहीन से रोम रोम जल उठा। वो तेज़ी से मुड़कर अंदर की तरफ भागी। इब्रार ने लब भींचकर ऊपर जाती सीढ़ियों को देखा, फिर कमरे के दरवाजे को। मोहब्बत करने वाले दुख नहीं देते, मगर इस लड़की के नसीब में मोहब्बत सिर्फ दुख बनकर आने वाली थी। इब्रार का दिल तासुब से भर गया। सोबान कमरे में बेकरारी से टहल रहा था। उसे अपनी जल्दबाजी पर गुस्सा आ रहा था। खुद से उलझते वो कुर्सी पर गिर सा गया। क्या ज़रूरत थी इस तरह रिएक्ट करने की, वो भी ऐसी सिचुएशन में जब मुझे अरीशा की मदद की ज़रूरत है। उसने उंगलियां बालों में उलझाईं। मगर ये नोमान भाई को क्या हुआ है? उनके अंदाज क्यों बदले बदले से लग रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अरीशा से? वो अपनी ही जगह ठिठक गया। अंदर कहीं जलन का एहसास पड़ने लगा। वो खुद अपनी ही कैफियत समझने से कासिर था। अगर ऐसा है भी तो मुझे क्या, मैं तो वैसे भी बाहर जा रहा हूँ। लेकिन एक बात याद रख सोबान बेटा, अगर ऐसा है तो तेरे हाथ फूटी कोड़ी नहीं आएगी। सब कुछ नोमान के हाथों में चला जाएगा। ऊपर से अरीशा के साथ तेरा रवैया, ये ना हो कि वो खुद ही पीछे हट जाए। ये ख्याल इतना बेचैन कर देने वाला था कि वो उठकर ख्वामखा कमरे में टहलने लगा। 2 दिन से तबीयत की खराबी का बहाना करके वो मुंह सर लपेटे पड़ी थी। ना कॉलेज गई थी, ना घर के किसी काम को हाथ लगाया। मरियम खुशी खुशी कॉलेज जाती रही। ताई उसका ख्याल तो रखनी, मगर यूँ जैसे मारे बांधे कर रही हों। उनके अंदाज से वो मोहब्बत, वो वालेहानापन धीरे धीरे गायब होने लगा था जिसकी अरीशा आदी थी। ढेर सारा रोने के बाद भी दिल का बोझ था कि कम होने में ना आता। उसे सोबान का इंतज़ार था कि शायद वो शर्मिंदा होकर उसके पीछे आए, मगर वो तो अपने अंदर की सारी जलन अरीशा पर निकाल कर गायब हो गया था। सोबान की बदगुमानी ने उसे मार डाला था। हद करती हो अम्मा, वो बीमार पड़ी है, उसे डॉक्टर को दिखाने के बजाय अपने कामों का रोना रो रही हो। बाहर से नोमान की तेज़ झंझलाई हुई आवाज़ आई। अरीशा ने सर तक चादर तान ली। वही तो था फसाद की जड़। हाँ, सारे कसूर तो माँ के हैं। जा जाके उसकी पट्टी से लगकर बैठ जा, सर दबा, दवाइयाँ खिला।
कितनी बार भौंक चुकी हूँ कि डॉक्टर के पास चल, नहीं मानती तो क्या गोद में उठाकर ले जाऊँ? तुमसे तो बात करना फजूल है अम्मा। अरीशा को महसूस हुआ कि वो कमरे की तरफ आ रहा है। उसने चादर सर तक तान ली। नौमान उसके पलंग के पास आ खड़ा हुआ। फिर उसने चादर के ऊपर से ही अरीशा के माथे पर हाथ रखा। अरीशा ने तेज़ी से चादर हटा दी। क्या हुआ, बुखार है? वो फिर से उसका माथा छूना चाहता था। मैं ठीक हूँ। अरीशा ने उसका हाथ झटकना चाहा, मगर वो उसकी कलाई थाम कर नब्ज़ देखने लगा। अगर ऐसे में फिर से सोबान आ जाए तो? अरीशा ने वहशत ज़दा होकर कलाई छुड़ा ली। खुदा के लिए नौमान भाई आप जाएं, मुझे डॉक्टर के पास जाना हुआ तो ताई के साथ चली जाऊंगी। नौमान ने लब भींच कर उसे देखा, फिर एक हाथ पलंग पर रखकर झुका। अरीशा की आंखें खौफ से फैल गईं। वो क्या करने वाला है? जिसके बल पर इतना अकड़ रही हो वो तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। सब कुछ बेच कर खा जाएगा और खुद बाहर जाकर ऐश करेगा। इस भूल में मत रहना कि वो तुमसे शादी करेगा। अल्लाह का वास्ता अब खा लेना। ताई हाथ में दलिया का प्याला लिए वारिद हुई। नौमान जानबूझकर ज़रा देर से पीछे हटा। ताई ने बेहद नागवारी से ये मंजर देखा और तड़क कर बोली, अब क्या इसी की पट्टी से लगे रहोगे? नहीं, मैं दवा लेकर आता हूँ। वो मुस्कुराकर चला गया। अरीशा की आंखें खौफ से फैली हुई थीं जो उसके चेहरे पर था। हमीदा ने उसे नज़रें चुरा लीं। खा लेना, अब मैं अकेली जान किस किस के नखरे देखूं। वो उन्हें पुकारना चाहती थी मगर पुकार ना सकी। ये सब क्या हो रहा है? उसने माऊफ होते दिमाग के साथ सोचा। ज़रूर ये नौमान भाई की चाल है। वो जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहे हैं कि ज़ुबान मुझसे और मैं उससे बदजन हो जाऊं। उनकी अपनी नीयत ख़राब है मुझ पर और मेरे घर पर। मुझे इस तरह हाथ पांव छोड़कर नहीं बैठना चाहिए। वो बेकरारी से उठ बैठी। मुझे सोबान से मिलना है, उसकी बदगुमानी दूर करनी है। हेलो। मरियम ने आते ही बैग पलंग पर फेंका और ख़ुद भी ढेर हो गई। वो बड़ी मसरूर और मगन सी दिखाई देती थी। कैसी तबीयत है? ठीक है। उसने पैर नीचे उतारे और झुककर चप्पल देखने लगी। कहाँ जा रही हो? कुछ चाहिए तो मुझे बताओ, मरियम ने कहा तो वो सर उठाकर उसे देखने लगी। आज तुम बहुत खुश लग रही हो। नहीं तो, मैं तो रोज़ ही ऐसी होती हूँ। मरियम एकदम संभली। हाँ, मैं नहा लूँ। अरीशा चप्पल पहनकर खड़ी हो गई। हाँ, तुम्हारी तबीयत फ्रेश हो जाएगी। वो बहुत दिनों बाद रात को सोबान के कमरे में आई। सोबान के अंदर इत्मीनान की लहर उठी मगर उसने कुछ भी जाहिर किए बगैर किताब उठा ली। सोबान, मुझे तुमसे बात करनी है। वो उंगलियां चटखाते बहुत मुस्तरिब थी। सुन रहा हूँ। वो आ ही गई थी तो कुछ नखरे दिखाने में क्या हर्ज था? तुम मुझसे इतने बदगुमान क्यों हो? आखिर मैंने क्या किया है? अरीशा रोहांसी हो गई। तुमने कुछ नहीं किया, मैंने तुम्हें समझने में गलती की। अब वो अरीशा के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा था। बस इतना ही एतबार था। उसके लहजे में दुख सिमट आया। एतबार की धज्जियाँ खुद तुमने बखेरी हैं। अरीशा बिखर गई। उसके करीब बैठकर बाजू थामते हुए वो बिलक उठी। मत करो सोबान, मेरे साथ ऐसा मत करो। जिस पल मैं जज्बों को समझने के काबिल हुई, दिल पर तुम्हारा नाम लिखा पाया। आज तक तुम्हें सोचा, तुम्हें चाहा, हर लम्हा तुम्हारी बन के गुजारा। मेरी सोचों पर किसी और की परछाई तक ना पड़ी और नौमान भाई, पता नहीं क्यों उनकी नज़र बदलने लगी है। मुझे नहीं पता वो क्या सोचते और क्या चाहते हैं, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ। मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊँगी। वो सोबान के बाजू पर सर रख कर रोने लगी। सोबान अपनी जगह साकित रह गया। अरीशा के लहजे में उसके जज्बों की सच्चाइयाँ बोल रही थीं। सोबान का दिल उसमें डूबने लगा, मगर फिर उसकी गर्ज आड़े आ गई। यही तो वक्त है, गर्म लोहे पर बस एक चोट और सब कुछ तुम्हारे हाथ में। उसकी आस्तीन अरीशा के आंसुओं से भीगने लगी थी जब सोबान ने ठंडे लहजे में कहा, ठीक है अर्शी, मैंने मान लिया कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। अरीशा ने सर उठाकर सोबान को देखा। उसकी आंखों की कैफियत डूबते मुसाफिर जैसी थी जिसे तिनके का सहारा मिल गया हो। सोबान ने नज़रें चुरा लीं। आइंदा ऐसा मत करना सोबान, वरना मैं मर जाऊंगी। वो नौबान भाई तो, तुम जानती हो, दिल के आईने पर छाई ज़रा सी गर्द सारी तस्वीर धुंधला देती है। अरीशा की सांसें फिर से अटकने लगी। उसकी हालत उस फकीरनी जैसी थी जिसे सदा लगाने के बाद इंतज़ार का कहा गया हो, और अब वो कासा फैलाए देख रही थी कि देने वाले की जेब से उसके लिए क्या निकलता है। तुम क्या चाहते हो सोबान? अपना मकान मुझे दे दो। अरीशा यकटुक उसे देखती रह गई। सोबान ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में जकड़ लिए। अर्शी सोचो, ये सिर्फ मेरे नहीं तुम्हारे भी मुस्तकबिल का सवाल है। हम दोनों। इससे आगे वो खुश रंग ख्वाब थे जो वो फूलों की तरह हमेशा से उसकी राहों में बिछाता आया था। अरीशा को बस एक लम्हे को एहसास हुआ कि न जाने ये फूल हैं या ख्वाब। जिसके बल पर इतना अकड़ रही हो वो तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। सब कुछ बेच कर खा जाएगा और ख़ुद बाहर जाकर ऐश करेगा। इस भूल में मत रहना कि वो तुमसे शादी करेगा। अरीशा ने आहिस्ता से अपने हाथ छुड़ाए और ज़ख्मी निगाह से सामने बैठे शख्स को देखा। तुम्हें फिर मेरी मोहब्बत का सबूत चाहिए? ये बात नहीं है अर्शी, मैं अपने प्रॉब्लम तुमसे शेयर नहीं करूँगा तो किससे करूँगा? अरीशा सर झुकाकर सोचने लगी। मोहब्बत सोचने में इतना वक्त लेती है? सोबान ने उकसाया। नहीं, मैं तो ये सोच रही थी, एक बार अपनी मोहब्बत का सबूत दिया तो माँ जान से चली गई।
अब कौन अपनी जान से जाएगा। उसने बेदर्दी से अपने आंसू रगड़े। कुछ था जो कलेजे में नेज़े की अनी की तरह गड़ गया था। मुझे अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए और क्या क्या करना होगा, एक ही बार बता दो। मैं तुम्हें फोर्स तो नहीं कर रहा। अंदर शर्मिंदगी का एहसास करवट लेने लगा था। ठीक है, एक बार और सही। वो खड़ी हो गई। अरीशा, यू आर ग्रेट। सोबान ने उठकर बेइख्तियार उसे साथ लगाना चाहा। वो आहिस्तगी से पीछे हट गई। मैं तुम्हें अपना मकान दे रही हूँ। मेरी मोहब्बत हर आजमाइश से गुजरी और सुरखरू हुई। जिंदगी में कभी तुम्हें इस मुकाम से गुजरना पड़ा तो क्या करोगे? अरीशा ने ठहरे ठहरे लहजे में कहा। सोबान गड़बड़ा सा गया। अगर अरीशा को पता चल जाए तो क्या होगा? वो दीवानी सी लड़की तो पागल हो जाएगी या जान से गुजर जाएगी। अरीशा चली गई। सोबान बेदम सा कुर्सी पर गिर पड़ा। खुशी के साथ एक एहसास नदामत भी उसे घेर रहा था। अच्छी तरह छानबीन तो करवा ली है, ख़ास तौर पर लड़के के इखलाको किरदार के बारे में। नबीला और फातिमा आई। आज उन्हें लड़के को अंगूठी पहनाने जाना था। हाँ, लड़कों ने अच्छी तरह छान फटक करवा ली थी, फिर बुलवाया था। बरकत हुसैन नए नकोर लट्ठे के सूट में मलबूस बिल्कुल तैयार थे। सोबान और मोहसिन का इंतज़ार था जो मिठाई लेने गए थे। अच्छी बात है, मरियम की फ़िक्र तो कम हुई। अब अरीशा के बारे में सोचें। उन्होंने मौका देखकर बात छेड़ दी। हमीदा बस एक लम्हे को गड़बड़ाई। उसके बारे में क्या सोचना, घर की बात है। फातिमा ने घबराकर माँ को देखा। जब घर की बात है तो देर किस बात की? चंद लोगों को बुलाकर निकाह कर देते हैं। बरकत और हमीदा एक दूसरे का मुंह देखने लगे। नबीला को हैरत सी हुई। कोई मसला है? उन्होंने फातिमा को देखा। कोई मसला नहीं पुप्पो। फातिमा ने माँ को टहुका दिया जो अंदर ही अंदर पैचोताब खा रही थी। तो सोबान के बाहर जाने से पहले निकाह ज़रूरी है? सोबान, हमीदा एक हतमी लहजे पर पहुंची। पर नौमान बड़ा है। नौमान तो यहीं पर है, उसके लिए इत्मीनान से लड़की ढूंढती रहें। नौमान के लिए लड़की क्यों ढूंढूं? मैंने तो हमेशा से अरीशा को बड़ी बहू के रूप में देखा है। उन्होंने बड़ी सफाकी और इत्मीनान से झूठ बोला। नबीला तो कुछ कहना ही भूल गई। मगर जोड़ तो अरीशा और सोबान का है। उन्होंने परेशानी से भाई को देखा। वो बगलें झाँकने लगे। चंद साल की छोटाई बड़ाई क्या? फिर सोबान तो अभी शादी ही नहीं करना चाहता। कहता है कि किसी गोरी मेम से शादी करूँगा। हमीदा को बस 1 मिनट लगा सब कुछ उलट पलट करने में। तो अरीशा ने यह क्यों कहा? उसे गलत फहमी हुई है या ये उसके एक तरफा जज्बात हैं? फातिमा घबरा कर उठ गई। मैं देखूं? अरीशा तैयार हो गई। अरीशा ने बालों में ब्रश करते हुए आईने में मरियम को देखा जो पलंग पर नीम दराज रिसाला पढ़ रही थी। अरीशा कसरन खुशगवार मूड में उसकी तरफ मुड़ी। मैं कैसी लग रही हूँ? मरियम ने रिसाले से नज़रें हटाकर उसे देखा और मुस्कुरा दी। हमेशा की तरह खूबसूरत। शुक्रिया। वो दूसरे पलंग पर बैठकर सैंडल पहनने लगी। बाहर शोर हो रहा था क्योंकि बानो आपा अपने अहलो अयाल के साथ तशरीफ़ ले आई थी। मरियम, तुम खुश तो हो ना? उसने हल्के से खदशे के साथ पूछा। जब कोई ऑप्शन ही नहीं तो मैं खुश हूँ, मरियम ने लापरवाही से कहा। तभी फातिमा आ गई। अरीशा तैयार हो? जी बिल्कुल तैयार। वो दुपट्टा ओढ़कर खड़ी हो गई। ठीक लग रही हूँ। फातिमा ने बेइख्तियार उसे गले लगा लिया। वो सब मिलकर अरीशा के साथ क्या करने वाले थे? फातिमा उसके जज्बात से अच्छी तरह आगाह थी। नहीं, इस खेल में मुझे साथ नहीं देना। मैं वापसी पर अम्मा से बात करूँगी। अरीशा के साथ इतनी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। उसने मुसम्मम इरादा किया। अरीशा उसके अंदाज पर हैरान थी। क्या हुआ आपी? कुछ नहीं, आओ देर हो रही है, फातिमा ने जब्त करते हुए कहा तो दोनों बाहर निकल गईं। बाहर बरकत हुसैन इब्रार से कह रहे थे, अरे भाई तुम भी घर का फ़र्द ही हो, साथ चले चलते, सारे मोहल्ले को ले चलें। हमीदा उन्हें खूंखार नज़रों से देखते हुए बड़बड़ाई। नहीं मामू, मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। उसने एक हल्की सी निगाह अंदर से आती अरीशा पर डाली और नज़र हटा ली। मैं चलता हूँ, रात को आऊँगा। ज़्यादा देर ना लगाना, हम लोग वक्त पर आ जाएंगे, बरकत हुसैन ने ताकीद की। गुजरते वक्त के साथ साथ ये लड़का अपनी जहानत और सादत मंदी की वजह से उनके दिल के करीब होने लगा था। मरियम ने सुनसान घर पर एक निगाह दौड़ाई। शुक्र है चंद घड़ियाँ तो सुकून की मिलेंगी। किचन में जाकर एक बड़ा मग दूध पत्ती का बनाया। कमरे में आकर अपने कॉलेज बैग से एक मोबाइल फ़ोन निकाला जो साइलेंट पर था और पलंग पर फसकड़ा मारकर बैठ गई। दूध पत्ती की चुस्कियाँ लेते मोबाइल पर किसी को मिस कॉल दी। 1 मिनट के बाद मोबाइल गुनगुनाया और फाहद कॉलिंग के अल्फाज जगमगाने लगे। मरियम ने मुस्कुराकर कॉल रिसीव की। वो छूटते ही पूछने लगा, खैरियत? क्यों भैया, आधी रात तो नहीं? फुर्सत थी, तन्हाई थी, सो तुम याद आ गए। घर वाले कहाँ गए? मेरी मंगनी करने। मरियम का मुंह कड़वा हो गया। ओह, वो चुप सा हो गया। फहद, मैंने तुम्हारे कहने पर मंगनी करवा तो ली है, लेकिन अब भी तुमने कुछ ना किया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। उसने संजीदगी से धमकी दी। यूँ तो ना कहो, करेंगे कुछ ना कुछ, क्यों परेशान होती हो? तुम लड़के हर बात को इतना लाइटली क्यों लेते हो? तुम लड़कियां ज़रूरत से ज़्यादा संजीदा क्यों हो जाती हो? क्योंकि हम लड़कियां तुम्हारी तरह टाइम पास नहीं करती। मैं टाइम पास कर रहा हूँ? फहद को बुरा लगा। फहद प्लीज़, ये हम दोनों की ज़िंदगी का मामला है। मरियम, में हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठा हूँ, घर वालों को मना तो रहा हूँ।
अगर वो ना माने तो? मरियम के लहजे में हज़ारों खदशे थे। तो हम घर से भाग जाएंगे, फ़ाहद ने आराम से कहा। फ़ाहद, वो भौंचकी रह गई। इसके बाद हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, इसीलिए कहता हूँ थोड़ा इंतज़ार कर लो, मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँ। हम अपनी ज़िंदगी खुद बनाएंगे, फ़ाहद ने ठोस लहजे में कहा। फ़ाहद, ये सब इतना आसान नहीं है। यही हमारी ज़िंदगी है। हम बालिग और बाशऊर हैं, अपने फ़ैसले खुद कर सकते हैं। मैं तो किसी को इजाज़त नहीं दे सकता कि हमारी खुशियों की राह में रुकावट बने। फ़ाहद के ठोस लहजे ने मरियम के अंदर तवानाई सी भर दी। अब खामोश क्यों हो? तुम्हारी बातों पर गौर कर रही थी। सुनो, फुर्सत भी है, तन्हाई भी। मैं आ जाऊँ? फ़ाहद ने शरारती अंदाज में कहा। ख्वामखा, मरियम बिदक गई। ऐसे मौके बार बार नहीं आते। वो माइल ब शरारत था। बड़े जीदार हो गए हो, कॉलेज में तो मेरी तरफ आँख उठाकर नहीं देखते। मोहतरमा, आप ही ने कसम दी थी। मरियम हंसती और बातों का रुख उस सिमत मुड़ गया जहाँ सिर्फ ख्वाब थे, ख्वाहिशें और वह सतरंगी धनक जो हकीकत छुपाकर इंसानों को अंधा कर देती है। और वो जानता ही नहीं कि ये सफ़र रंगों का है, मगर मंजिल सिर्फ तारीकी। अब कौन सा शहज़ादा ढूंढ लिया है? कैसी अकड़ से मुझे इनकार किया था? अब बताएं, मेरे देवर में क्या बुराई थी? बस एक नौकरी ही सरकारी है, पर कमाई, हाँ, शक्ल भी पूरी, घर भी टूटा फूटा। अब तुम लोग मानो या ना मानो, मेरे देवर का रिश्ता हर लिहाज से इस रिश्ते से बेहतर था। बानो ने घर आते ही नुक्ताचीनियाँ शुरू कर दी। उसमें एक ही कमी थी बानो आपा। मरियम कमरे के दरवाजे में आ खड़ी हुई। रंग ही मध्यम था तो मर्दों के रंग कौन देखता है? खुद तुमने भी तो करीमें लगा लगा कर अपना बूथा संवारा है, उसको भी ला देती, बानो ने कहा। नहीं आपा, उसमें एक ही कमी थी, और वो कि तुम्हारा देवर था, मरियम ने कहा और गड़ाप से कमरे के अंदर। देखा अम्मा, देखा, इसकी ज़ुबान गज़ पर लंबी है। इस ज़ुबान के साथ ससुराल में गुजारा करेगी। बस भी करो, हमीदा ने उकता कर टोका। आते ही शुरू हो गई। अरीशा, मिठाई का टोकरा लेकर आना, आस पड़ोस में भिजवाऊँ। अरीशा चली गई तब उन्होंने फ़ातिमा को देखा। तुम क्यों इधर चली आई? सास के साथ क्यों नहीं गई? मुझे आपसे ज़रूरी बात करना थी, इसलिए रुक गई। कैसी ज़रूरी बात? बानो ने तजस्सुस से पूछा तो फ़ातिमा ठिठक गई। कुछ ख़ास नहीं, बस वो। फ़ातिमा को कोई और बात ना सूझी, तभी अरीशा टोकरा लेकर आ गई तो सबकी तवज्जो खुद ब खुद उधर हो गई। रात को बानो आपा यहीं रुक गईं और फ़ातिमा को लेने मोहसिन आ गया। फ़ातिमा ने सोचा वो फिर किसी दिन आकर बात ज़रूर करेगी। अरीशा कमरे में आई तो मरियम नहीं थी। वो बेख्याली में उसी के पलंग पर बैठ गई। वो बहुत उलझ गई थी। कोई चीज़ अंदर ही अंदर बुरी तरह चुप रही थी, मगर वो समझने से कासिर थी। वो नौमान की बात पर यकीन करना चाहती थी, ना सोबान की नीयत पर शक। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मुझे कोई रास्ता तो सुझा। उसने झुककर तकिए पर सर डाल दिया। सब कुछ सीधा था, अब क्यों गुंजलक हो रहा है? उसने करवट बदलकर गाल के नीचे हथेली रखी। अचानक तकिए के नीचे थरथराहट हुई। वो एकदम उछल पड़ी। तकिया हटाया तो मोबाइल देखकर हक्का बक्का रह गई। ये मोबाइल कहाँ से आया? उसने औंधा पड़ा मोबाइल उठाया। इससे कबल के वो स्क्रीन पर आता नाम देख पाती, मरियम ने मोबाइल झपट लिया। तुम मेरे बिस्तर पर क्या कर रही हो? उसने जल्दी से मोबाइल ऑफ कर दिया। तुम्हारे पास मोबाइल कहाँ से आया? मरियम ने सोचने में बस चंद सेकंड लिए। तौसीफ़ ने भिजवाया है। अच्छा, ये कब की बात है? परसों उसकी बहन आई थी मेरा नाप लेने, तभी चुपके से दे गई। परसों मैं कहाँ थी? अरीशा ने गायब दिमागी से पूछा। क्या हो गया है? तुम कॉलेज गई थी, मैंने छुट्टी की थी। ताई को पता है? अरीशा ने कुछ देर ठहर कर पूछा। नहीं, और प्लीज़ तुम भी मत कहना। पुराने ज़माने की औरत हैं, इन मामलात को नहीं समझती। वो आंख दबाकर बोली। अरीशा खुद बहुत उलझी थी, सो ज़्यादा कुरेद में नहीं पड़ी। मरियम आराम से मोबाइल ऑन करके SMS करने लगी।